हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में क्लास 9th की फिजिक्स से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट होगा, ग्रेविटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। 5-6 आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, छोटा टॉपिक है ये। ठीक है, आपके एग्जाम से मतलब 9th क्लास को अगर हम देखें, एक तरफ रखते हैं 9th क्लास को, तो ये चैप्टर छोटा टॉपिक है। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे क्या, गुरुत्वाकर्षण। चलिए हेडिंग लगाइए, स्टार्ट कर देते हैं कोई बिना देरी किए। गुरुत्वाकर्षण। चलिए देखिए, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, गुरुत्वाकर्षण है क्या। ठीक है, इसको समझते हैं। पहली बात समझेंगे तो वही है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसके पहले हमारे 2 लेक्चर्स मतलब 2 चैप्टर्स के कंप्लीट लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस कराया हूँ, न्यूमेरिकल्स कराया हूँ, थ्योरी पार्ट आपका हुआ ही था पहले। ठीक है, सभी चीज़ें वेल डिफाइंड हैं। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण है क्या, बात करते हैं दोस्तों। एक सिंपल सा डिफिनेशन देते हैं। आपके गुरुजी ने, मैडम जी ने जो भी लिखवाया होगा उसको एक तरफ करिए, मेरा डिफिनेशन उसको सुनिए। ठीक है क्या कि ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 वस्तुएं, ब्रह्मांड मतलब समझ रहे हैं आप। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आकर्षण का यह गुण ही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। एक बात आपको और देखना कि आपसे पूछेगा, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा ऑप्शनल में, एमसीक्यूज में, कि गुरुत्वाकर्षण क्या है या गुरुत्वाकर्षण कैसा बल है, तो आपको कहा जाएगा कि ये आकर्षण बल है। कैसा बल है, आकर्षण बल है। ठीक है, आकर्षण बल। पहली बात तो यह समझ लेना। सभी चीज़ें डिफाइन करके बताता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, तो आप कहेंगे आकर्षण बल है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आकर्षण का यह गुण ही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि प्रत्येक 2 वस्तुएं, ब्रह्मांड की प्रत्येक 2 वस्तुएं, मैं हो गया, ये आपका मार्कर हो गया। मैंने कहा कि एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आकर्षित मतलब अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, यही तो बताया था। कहीं ना कहीं मैंने आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में ज़रूर बताया रहा होगा, कहीं ना कहीं। अगर आपने डेली वीडियो समझ देखते हैं तो मैंने बताया था आकर्षण कि एक दूसरे को खींचता है, प्रतिकर्षण रिपल करता है, दूसरे को हटाता है। ठीक है, तो आकर्षण, प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी कोई वस्तु मान लो, ये मार्कर भी कोई वस्तु है, तो इसका मतलब ये दोनों समीप आने चाहिए। ठीक है, आकर्षित करने चाहिए। या हमारे सामने कैमरा है, मैं हूँ, या कैमरा आप मान लें, ये मार्कर, तो ये दोनों आकर्षित करने चाहिए, होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपका डिफिनेशन ये कहता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो जाहिर सी बात है यह होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता ये बताइए आप पहले। अगर ब्रह्मांड की प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो इसका मतलब ये दोनों, कैमरा और आपका मार्कर, एक दूसरे को खींचनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमारे चच्चा मतलब पृथ्वी, इसके पास इतना गुरुत्वाकर्षण है, जैसे मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, ऐसे छोड़ा, लेकिन नीचे चली जाती है। क्यों? क्यों ये अपने कैमरे की तरफ नहीं खींचती है, ये नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो चच्चा हमारे नीचे बैठे हुए पृथ्वी ना, इनके पास इतना गुरुत्वाकर्षण बल है कि ये तुरंत अपनी तरफ खींच लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को? इनके पास बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए किसी वस्तु को अपनी ही तरफ खींचते हैं, ना कि जाने देते हैं कैमरे की तरफ। मैं हूँ, ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर छोड़ता हूँ तो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की ही तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जमीन पृथ्वी के पास बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में, और उसके अनुसार इस मार्कर में कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पृथ्वी के अनुसार इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, यही होता है। तो हालांकि आप इसे समझे होंगे, तो अब गुरुत्वाकर्षण की मैं परिभाषा लिखता हूँ, आप भी साथ साथ लिखिए कि गुरुत्वाकर्षण
चलिए हो गया, मैंने लिख दिया। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आकर्षण का यह गुण ही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। सिंपल सी डिफिनीशन है, आप यही लिखना एग्जाम में, बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही है। ठीक है, आपके गुरु जी ने, मैडम जी ने जो भी राम कहानी लिखाई होगी उसको न याद करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा किताबों से छपवा देते हैं, लेकिन मैंने किताबों से नहीं, एकदम वेल डिफाइंड डेफिनेशन 1.5 लाइन का याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए बात को समझते हैं कि एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। बात क्लियर है? तो दोस्तों शायद मैंने आपको एक चीज़ और बताया रहा होगा कि, एक सेकंड, चलिए ठीक है, मैंने बताया था कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मैंने आपको यही बताया था। ठीक है, लेकिन मैं अगर, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं मार्कर को छोड़ दूँ यहाँ पर, तो ये क्या होना चाहिए, रुका होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहनी चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही होनी चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे आ जाएगा। क्या आएगा? नीचे आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। पहले न्यूटन ने जब प्रथम नियम दिया अपना, तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, यदि कोई विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। लेकिन आपको एक कहानी पता होगी, वो एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, ऊपर से सेब गिरता है। ठीक है, इस तरह से कहानियाँ हैं। तो अब वो देखते हैं कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है कि नहीं। तो उनका इससे माइंड डेवलप हुआ, उन्होंने इस पर खोज करी, तो उन्होंने वहाँ से गुरुत्वाकर्षण निकाला कि गुरुत्वाकर्षण भी एक बल है जो हमेशा पृथ्वी की तरफ लगती है। कोई भी चीज़ वस्तु आप छोड़ोगे तो नीचे की तरफ ही आएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने निकाला। ठीक है, फिर बातें क्या हुई कि अब गुरुत्वाकर्षण क्या ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने यही परिभाषा देकर? नहीं, उसके बाद उन्होंने अपना एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक दिया, फार्मूला दिया बाकायदे। उस फार्मूले के तौर पर उन्होंने अपने जो है मान दिया। ठीक है, उसका उन्होंने फिर क्या निकाला, आपका मात्रक निकाला, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। अब आइए एक एक करके देखते हैं। अब हेडिंग आपको लगाना है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था। ठीक है, हेडिंग क्या है आपकी कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, ये क्या था, ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। इंग्लिश में आप चाहे लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए होता ये क्या चीज़ है, इन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। मतलब अगर मान लो ये मान लो दो वस्तुएं हैं, इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। ठीक बात है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इसका मतलब इसके कारण ये वस्तु भी इधर जानी चाहिए, मतलब F बल से, और ये वस्तु भी इधर जानी चाहेगी F बल से। प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे क्या करेंगी, आकर्षित करना चाहेंगी। तो उन्होंने ये कहा कि जो आपका आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। इस नियम में उन्होंने क्या कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ 1 बाय 1। ठीक है, पहले मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, क्या कहा मैंने कि इस नियम के अनुसार, इन्होंने इस नियम में क्या कहा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में इन्होंने क्या कहा कि दो पिंडों के मध्य, ये मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बात क्या थी, इन्होंने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल इन दो पिंडों के मध्य लग रहा है, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों पिंडों के लग रहा है वो कैसे लग रहा है, इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। मतलब
जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल F है, क्या कहता है कि इन दोनों पिंडों के गुणनफल के, मतलब इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, तो m1 गुणे m2, दोनों पिंडों का द्रव्यमान यही है m1 गुणे m2, उनके गुणनफल के समानुपाती का चिन्ह ये होता है। ये गुणा नहीं है, ये समानुपाती का चिन्ह। अभी मैं सब चीज़ समझा दूंगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने आपको समझाया रहा हूँगा अगर आपने कंसंट्रेट होकर पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मैं छोड़ा हूँ, हर एक चीज़ मैंने आपको बताया है। F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 हो गया, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी का मतलब, अगर मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है r है, रेडियस कितनी है r है, मतलब दूरी, रेडियस नहीं, दूरी लिख लेते हैं r, तो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर, यही चीज़ लिखा है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी कितनी, r से दर्शा दिया, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर प्रोपोर्शनल का सिंबल है 1/r², इस तरह से लिखा गया तो इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। नहीं समझ में आता है, बिल्कुल फिर से समझ लो। कोई चीज़ अगर आपको इस तरह से लिखी गई है a प्रोपोर्शनल टू b, जैसे यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इसका मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है समानुपात का चिन्ह होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर आपका b की वैल्यू बढ़ती है तो a के मान में भी इजाफा होगा, अगर v की वैल्यू आपकी घटती है तो a के मान में भी कमी आएगी। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देखना, अगर कोई चीज़ इस तरह से a प्रोपोर्शनल टू 1/b, अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। अगर आपको इस तरह से दिया जाए कि a प्रोपोर्शनल टू 1/b इस तरह से, तो इसका ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। इसका मतलब अगर v की वैल्यू बढ़ रही है तो a की वैल्यू कम होगी, अगर v की वैल्यू कम हो रही है तो a की वैल्यू बढ़ेगी। इससे आसान तरीका कोई नहीं है समझाने का, ठीक है। चीज़ें वही है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों समीकरणों को जब उन्होंने हल किया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब उन्होंने हल किया तो पाया F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में कितना, r²। दोस्तों एक बात आपने समझा होगा, पहली बात कुछ बच्चे कहेंगे कि ये r के स्क्वायर के ही क्यों हुआ, क्यों नहीं r हो गया, F प्रोपोर्शनल टू r² क्यों हुआ, r क्यों हो गया। दोस्तों उन्होंने भी ये दिमाग लगाया होगा, जाहिर सी बात है वो साइंटिस्ट हैं तो पहले r रख के ही लगाया होगा, वैल्यू सही नहीं आ रही होगी, मैच नहीं कर रहा होगा उनके व्याख्या से, ठीक है, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया उससे नहीं बैठ रहा होगा, तो उन्होंने r का स्क्वायर किया होगा, तो बात फिक्स हुई होगी, तब उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो इसमें लोचा वाली कोई बात नहीं है। देखो अब ये चीज़ें हो गई आपकी फार्मूला की जो गुरुत्वाकर्षण, देखो मेन तो चीज़ें ये होगी F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r²। जब आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, यहाँ पर लिख लेना कि आप जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आता है, वो देखो वो नियतांक अलग अलग होगा। गुरुत्वाकर्षण में उसका नियतांक अलग है, और कोई चीज़ पढ़ेंगे आप उसका अलग रहेगा, ठीक है। कूलाम के नियम में उसका नियतांक अलग रहेगा, तो हर जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर आप हटाएंगे तो F है, आप जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे, ये चिन्ह जब आप हटेगा तो बराबर आता है कैपिटल G, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। G इंटू m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। ये आपका गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मेन फॉर्मूला यही है, इसे याद कर लेना। आपका जो न्यूमेरिकल बनेगा यहीं से बनेगा। अब बात ये आती है, पहली बात तो आप इसे याद करेंगे F बराबर G m1 m2 अपॉन में r², ठीक है, बात क्लियर है। अब बात ये आती है कि ये G क्या है। दोस्तों ये G आपका जो G है लिख लो, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक
क्लियर है बात, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। दूसरी बात, इस g की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैसे हुआ ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो मात्रक है, पहली बात तो आपको g का मान 6.67 10⁻11 इसको याद ही करना है, बाई हार्ट करना है, याद कर लेना है। दूसरी बात आप कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर आया कहाँ से, ये चीज़ें आपको नहीं रटनी है। कैसे आया देखो दोस्तों, मैं आपसे कह दूं कि g, तो g बराबर आप कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपसे कह दूं, सोच रहा हूँ मिटाना ना पड़े, एक साथ मिटाऊँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से g की वैल्यू निकालो, तो g बराबर आप इस तरह से लिख सकते हैं FR² बटे में m1 m2। मैं आपसे कहता हूँ g की गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू आपको अगर निकालनी हो तो g को इधर ही रखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो FR² हो जाएगा, और g की वैल्यू निकालोगे तो m1 m2 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है। तो g बराबर देखो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन आप लिख दो। r क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो देखो r का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे किलोग्राम, क्योंकि दो द्रव्यमान है तो किलोग्राम इंटू में किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। लो हो गया। तो g का मात्रक कितना हो गया, यहाँ पर लिख लो g का मात्रक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। ऐसा ही मात्रक आपका ही हो जाएगा। अब हमें नहीं लगता कि आपको गुरुत्वाकर्षण में कोई दिक्कत होगी। देखो कैसे, गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, आकर्षण का गुण ही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया, ठीक मेरे भाई। दूसरा बात, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है क्या है, कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच जो दो पिंडों का द्रव्यमान है उनका गुणनफल गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों समीकरणों से हमने पाया F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r²। तो हम जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आता है g, कैपिटल G, और कैपिटल G को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका वैल्यू 6.67 10⁻11 SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। SI मात्रक कैसे आया, G इक्वल टू यहाँ से आ गया FR² अपॉन में m1 m2। पक्षांतर वगैरह करना जानते हैं आप ये चीज़ें, ठीक है। तो बल का मात्रक न्यूटन, R मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसको आप छाप सकते हैं, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, 10 सेकंड का, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, समझते हैं एक टॉपिक आपका इसमें हम एंड करते हैं लास्ट में जाते जाते, मुक्त पतन। ठीक है, क्या होता है समझते जाना। थोड़ा सा इसमें क्या करना था, लिखना ज़्यादा था इसलिए मैंने पहले लिख दिया हूँ, आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो कैसे मुक्त पतन होता है, क्या है, फ्री फॉल कंडीशन होती क्या है। अभी मैंने बात किया था स्टार्टिंग में वो सब चीज़ें के बारे में, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति में हो तो उसे मुक्त पतन कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, मार्कर को आप छोड़ेंगे तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नीचे की तरफ। आप ऐसे छोड़ देंगे फ्री फॉल कंडीशन में, आपने छोड़ा, कोई बल आपने नहीं लगाया। ठीक है, केवल क्या लग रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऐसे जो आपका बल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ये पृथ्वी के ही कारण, मतलब किसी वस्तु के कारण क्या होगा कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगा। छोड़ेंगे आप तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरेगा। ठीक है, एक फ्री फॉल कंडीशन में, इसे कहते हैं मुक्त पतन या फ्री फॉल। ठीक है, आपने किसी वस्तु को छोड़ देते हैं तो उस पर कोई बल नहीं लगता, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो इसी को कहा जाता है फ्री फॉल, मुक्त पतन। ठीक है, दूसरी बात, मुक्त पतन में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तथा इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये क्या चीज़ है, देखिए मैंने अभी आपसे कहा ये आपका क्या सरफेस है,
पृथ्वी है, कोई वस्तु आप छोड़ देते हैं ऐसे, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। ये फ्री फॉल कंडीशन होती है, आप कहते हैं बिल्कुल होता है। लेकिन दोस्तों जब आप किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो उस समय प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। किसी वस्तु को आप ऐसे पकड़े हैं, इस समय इसका वेग 0 है। जब आप इसको छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आपने पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने छोड़ दिया तो इसके वेग में क्या होगा, वृद्धि होगा, वेग में वृद्धि होगा, कुछ ना कुछ तो वेग बढ़ेगा। क्योंकि जब आप पकड़े थे तो शून्य था, लेकिन छोड़ेंगे तो वेग बढ़ेगा। अरे ऊपर से छोड़ोगे तो नीचे आके गिरेगा ना, वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है त्वरण उत्पन्न होगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर वेग में परिवर्तन होगा, 0 से कुछ ना कुछ नीचे आने पर इसके वेग में क्या होगा, वेग कुछ ना कुछ आपका बढ़ेगा। वेग क्या होगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा आपका, कुछ ना कुछ 0 से बढ़ेगा, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और यही जो आपका त्वरण उत्पन्न होता है इसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या चीज़ है, गुरुत्वीय त्वरण को हम कैपिटल जी से दर्शाते हैं, कैपिटल जी से, ठीक है, उसे वो सॉरी स्मॉल जी से। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम कैपिटल जी से दर्शाते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम कैपिटल जी से दर्शाते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण है जिसे हम स्मॉल जी से दर्शाएंगे। किसको, स्मॉल जी से। याद रहेगा आपको ये चीज़ें। ये गुरुत्वीय त्वरण है, वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी, बड़े जी से दर्शाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी, छोटे वाले जी से दर्शाते हैं। बात क्लियर है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये चीज़ें आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ लिया, फ्री फॉल कंडीशन पढ़ लिया। किसी वस्तु को आप छोड़ देंगे, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, इसी को फ्री फॉल कहते हैं। क्योंकि हमने इस पर कोई बल नहीं लगाया, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही नीचे लगता है। दूसरी बात आपने समझ लिया कि आप किसी वस्तु को छोड़ेंगे उस समय उसका वेग 0 रहता है, लेकिन छोड़ने के बाद उसके वेग में वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और जो त्वरण उत्पन्न होता है इसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। बात क्लियर है, मुक्त पतन आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं, आगे की क्लास हम कल करेंगे। कैपिटल जी को हम स्मॉल जी को हम बेस बनाते हुए, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, आपको जो ऑफलाइन कमेंट होता है उसमें ज़रूर बताना कि आपको एक लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर किया करो, चैनल पर सब्सक्राइब किया करो, जिससे कि मोटिवेशन मिले तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। इसलिए मैं रेगुलर क्यों वीडियो नहीं अपलोड होता, क्योंकि आप लोग आते नहीं हैं, समझ रहे मेरी बात को। जब आप रेगुलर आएंगे, रेगुलर व्यूवर्स रहेंगे तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जब आते नहीं हो भाई तो मेरा मतलब क्या है पढ़ाने का, ठीक है। तो इसलिए आशा करता हूँ आप ये सब बातें समझे होंगे। दोस्तों के साथ शेयर किया करो। चलिए, थैंक यू।